नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद दुष्यंत चौटाला पहली बार पहुंचेंगे पुंडरी। उप मुख्यमंत्री पुंडरी वासियों को देंगे कई बड़ी सौगातें। शक के दायरे में बिजली कर्मचारी, खेत से लगे लोहे के पोल और बिजली की लाइन। पानी का कनेक्शन लगाने के विवाद में व्यक्ति की हत्या, 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद दुष्यंत सिंह चौटाला पहली बार पुंडरी पहुंचेंगे। इस दौरान वे अनाज मंडी में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। यह जानकारी जजपा नेता राजूपाई ने दी है। दरअसल राजूपाई कल शाम शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के लिए पुंडरी पहुंचे थे। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि आगामी 29 मार्च को पुंडरी में उप मुख्यमंत्री के अभिनंदन के लिए एक कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान डिप्टी सीएम किसानों और इलाका वासियों के लिए एक रैली भी करेंगे। राजू ने कहा कि हरियाणा सरकार और उप मुख्यमंत्री द्वारा इस दिन पुंडरी वासियों को कई बड़ी सौगातें दी जाएंगी। आज जो प्रेस वार्ता हमने बुलाई है उसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि आने वाली 29 मार्च को हमने हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी को पुंडरी आमंत्रित किया है। सरकार बने को लगभग 2.5 साल का अरसा हो चुका है। तो 2.5 साल के अरसे में तो बीच में कोरोना किसान आंदोलन के बाद अब ऐसा मौका मिला है कि दुष्यंत जी को हमने कैथल आमंत्रित किया और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ये मौका मेरे हल्के को मिला है। तो हमने दुष्यंत जी को पुंडरी के लिए आमंत्रित किया है और 2.5 साल के बाद दुष्यंत जी पहली बार पुंडरी के अंदर आ रहे हैं उप मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो हमने जो ये रैली रखी है इसका नाम हमने अभिनंदन समारोह रखा है। इसमें हम दुष्यंत जी का भव्य स्वागत करेंगे और उम्मीद करेंगे कि पुंडरी हल्के को हरियाणा सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से ढेरों जो सौगातें हैं वो मिलेगी। क्या क्या सौगात करेंगे, क्या मुख्यमंत्री की मांग क्या रहेगी? देखिए, अभी हम गांव-गांव जा रहे हैं। जितने भी गांव के सरपंच हैं, एक्स सरपंच हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, तो हमने सबसे उनकी मांगे मैंने मांगी है कि गांव की कोई भी ऐसी मांग जो पूरे गांव की साझी मांग है वो मेरे को बना करके भेजें। तो हम जितने भी हमारे पास कुछ गांव की मांगे आ चुकी हैं और 27 तारीख तक हम मोस्टली पूरे जितने गांव की मांगे हैं, शहर की जो मांगे हैं, हम सभी मांगों को एक साथ रख के तो उनका एक मांग पत्र बनाएंगे। तो पूरा मांग पत्र बना के भी किस गाँव की कौन सी समस्या है, पुंडरी हल्के के अंदर शहर के किस चीज़ की ज़रूरत है, शहर पुंडरी हल्के को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम सब तालमेल बना के वो मांग पत्र बनाएंगे जो फिर हम मंच के माध्यम से दुष्यंत जी को देने का काम करेंगे। राजू जी, यमुना नदी के नगली घाट पर गार्डर लॉन्चिंग के दौरान हादसा हो गया, जहां पर अस्थायी बने रास्ते से सीमेंटेड गार्डर ओवरब्रिज का हिस्सा हरियाणा से यूपी की साइड ले जा रहा ट्राला कच्चे रास्ते में यमुना नदी के बीच गिर गया। वहीं ट्राले पर लोड गार्डर गिर जाने से साइड में खड़े वाटर टैंक को चपेट में ले लिया, जिससे वाटर टैंक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ट्राले के ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। जब यह हादसा हुआ उस समय टैंकर का चालक उसमें मौजूद नहीं था। वहीं कंपनी को काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की वजह सुरक्षा नियमों की अनदेखी माना जा रहा है। एंटी करप्शन के संचालक वरियाम सिंह ने एजेंसी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि यह गार्डर ऊपर रखा जाता और उसके बावजूद टूट जाता तो इसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता, इससे न जाने कितनी जिंदगियों को नुकसान होता। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से ओवरब्रिज में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। यमुना के नगली घाट पर जो ब्रिज का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, हम शुरू से कह रहे हैं, हमारी पूरी हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी शुरू से कह रही है कि ब्रिज के जो मटेरियल लग रहा है, जो उसकी गुणवत्ता है, जो उसका मटेरियल है, उसकी जांच होनी चाहिए। देखिएगा कहीं ना कहीं इस ब्रिज के जो हिस्से को उठाया जा रहा था, लिफ्ट किया जा रहा था, वो लिफ्ट करने पर जब बीच में से टूट गया और वो उनको उसको मटेरियल को इन्होंने जो इस ब्रिज को बनाने वाली कंपनी थी उसने
तुरंत प्रभाव से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई ब्रिज का हिस्सा उठाया गया था, नीचे रेत था, अगर वो गिर भी गया था, अगर उसकी गुणवत्ता और उसका मटेरियल ठीक था तो वो टूटता ना। अगर वो टूट भी गया तो फिर इतनी जल्दी 24 घंटे से पहले उसके मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिएगा, बड़ी बात है अगर ये ब्रिज के ऊपर ये हिस्सा रखा जाता और आज क्षतिग्रस्त ना होता, और आने वाले समय में जब ब्रिज चलता, जब जनता इससे गुजरती, तो अगर उस समय इसमें कोई बड़ा हादसा हो जाता, जानी माली नुकसान हो जाता। ये तो गहमत रही कि आज कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। विकलों को बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत क्षति पहुंची है, परंतु मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये ब्रिज का हिस्सा ब्रिज पे रखा जाता और इस पे जनता का आगमन हो जाता, आना जाना चल जाता, और फिर इससे कोई बड़ा हादसा होता और जानी माली नुकसान होता, तो उसकी भरपाई कौन करता? देखिएगा, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से मांग करता हूँ कि इस ब्रिज पर लगाए जा रहे मटीरियल की गुणवत्ता की जाँच कराई जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यमुनानगर में हजारों की तादाद में प्लाई बोर्ड की फैक्ट्रियां हैं और रोजाना इन फैक्ट्रियों में यूरिया खाद सप्लाई होता है। ऐसे में इन दिनों हरियाणा में थोड़ी सख्ती है, लेकिन अब खाद माफिया इस खाद को उत्तर प्रदेश से लाकर हरियाणा में सप्लाई करने का काम कर रहा है। ऐसे में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के यमुनानगर में आने की सूचना सीएम फ्लाइंग को लगी। सीएम फ्लाइंग ने अपने साथ कृषि विभाग की टीम को लेकर जब ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका तो वह यूरिया से पूरी तरह से भरा हुआ था, जो कि प्लाई फैक्ट्री में जाना था। दरअसल यूरिया खाद का एक बैग 280 रुपए तक आता है, लेकिन इस डबल रेट में खाद माफिया प्लाई फैक्ट्रियों में सप्लाई करता है। और सीएम फ्लाइंग ने खाद से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेने के बाद जब खाद के बिल मांगे तो वह भी ट्रैक्टर चालक के पास नहीं थे। ऐसे में कृषि विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल कृषि विभाग ने भी ट्रॉली में लदी हुई खाद के कट्टों में से सैंपल लेकर उसकी भी जांच शुरू कर दी है। आज हमारी एग्रीकल्चर की टीम थी और साथ में सीएम फ्लाइंग की टीम थी। हम यहाँ कलानौर किसी सूचना के आधार पे खड़े थे। रेलवे स्टेशन के सामने एक ट्रॉली आई जिसमें 110 बैग आरसीएफ का यूरिया था। तो उसको जब देखा, उसको रुकवाया, तो उसमें एक ड्राइवर था। ड्राइवर से पूछा कि भाई इसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट्स या बिल, वो कुछ भी दे नहीं पाया ना, वो ढंग से कोई रिप्लाई कर पाया। तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ने और कृषि विभाग की टीम ने यहाँ पुलिस चौकी कलानौर में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। वो जो मटेरियल है सारा वो उनको सुपुर्द कर दिया है। सैंपल लेके लैब में भेज दिया गया है। सैंपल की रिपोर्ट आएगी, वो इनको दे दी जाएगी। सर कहाँ से आ रही थी खाद? अब ये तो ड्राइवर अभी तक कुछ बताया नहीं पाया है। इसके ऊपर जो पूछताछ होगी उसके बाद पता चलेगा। पुलिस इंक्वायरी करेगी अभी उसमें क्या होता है। पलवल के गांव मंडकोला में पानी का पाइप लगाने के विवाद में एक व्यक्ति की पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हथीन थाना पुलिस थाने में मामले में मृतक के बेटे की शिकायत पर 4 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। हथीन थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने बताया कि पलवल के गांव मंडकोला निवासी दीपक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पिता राजकुमार पानी की टंकी का कनेक्शन ले रहे थे। पानी का पाइप लगाने को लेकर उनका पड़ोसी से विवाद हो गया और इस दौरान गांव निवासी प्रवीण, बलवीर, सौरभ व धर्मवती ने उन पर लाठी डंडा व लोहे की रोड से हमला कर दिया। पीड़ित ने जब हमले का विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ भी मारपीट की। हमले के दौरान पीड़ित का पिता बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जहां उपचार के दौरान उसके पिता ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में गहनता से जाँच की जा रही है। इसमें दीपक सनोफ राजकुमार ने हमें शिकायत दी है कि इनका कल पानी की जो नाली है, लाइनें हैं, उनके ऊपर अपने पड़ोसियों से झगड़ा हो गया था और उसमें इनके पड़ोसियों में परवीन है और उनके परिवार के हैं, उनकी माँ है और सौरभ है उसका भाई। इन्होंने उनके साथ झगड़ा किया, जिसके कारण इनको एडमिट, इसके पिताजी को राजकुमार को यहाँ एटलस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और जिसके दौरान इलाज आज मृत्यु हो गई। कितने हमने पर्चा दर्ज कर दिया। कितने लोगों के खिलाफ ये जो पर्चा? इसमें 4 लोगों पे उन्होंने बाई नेम 4 लोगों के खिलाफ पर्चा एप्लीकेशन दी, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया। गांव कमाना और उसके आसपास के किसानों ने बिजली निगम के कर्मचारियों पर कमाना मोड़ स्थित खेत से 11 केवी की लाइन व लोहे की पोल काट कर ले जाने का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत एसडीओ व शहर पुलिस को दे दी गई है। शिकायत के बाद बिजली विभाग के एसडीओ आनंद प्रकाश ने मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एसडीओ ने कहा कि वे इस मामले में पुलिस के चोरी की शिकायत भी देंगे और मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही इस मामले को लेकर किसानों ने बिजली निगम के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी भी की और मामले की जांच कर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰ
ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੋਲ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੇਈ ਕਮਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਕਮਾਣੇ ਦਾ ਲੈਂਡਮੈਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਕੇਸ਼ ਲੈਂਡਮੈਨ ਤੇ ਜੇਈ ਵਿਜੇਂਦਰ। ਉਹ ਪੋਲ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਕਿਤਨੇ ਕੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਧਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਆਹ ਮੌਕਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਘੱਗਰ ਲੈਣ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਮਾਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਖੇਤ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਖੇਤ ਆਪਣੀ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਡੀਓ? ਐਸਡੀਓ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵਿਭਾਗੀय ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਥਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ? ਥਾਣੇ 'ਚ ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ मैं दे दूंगा। ठीक है। क्या नाम है आपका? गुरदीप सिंह जी। अगर मान लीजिए आपकी आप क्या मांगे आगे की? ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੈਣਾ ਗਾਇਬ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। अगर कौन सी बंदे? ਹਾਂਜੀ अगर प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता तो आपकी क्या? ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕਣਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀ ਗਲਤ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। आम आदमी पार्टी में शामिल होने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। करनाल में भी आए राजनीति और अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आज भी पार्टी के उत्तरी हरियाणा जोन अध्यक्ष बीके कौशिक की अगुवाई में रिटायर्ड प्रिंसिपल गुलाब सिंह ने आम आदमी पार्टी का हाथ थामा और इस मौके पर पार्टी के उत्तरी हरियाणा जोन के उपाध्यक्ष रणदीप राणा, करनाल से पार्टी के प्रवक्ता विकास गर्ग और करनाल विधानसभा अध्यक्ष संजीव मेहता मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। बीके कौशिक ने कहा कि दिल्ली में हुए विकास को देखते हुए पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के बाद अब हरियाणा की जनता भी बदलाव करने को लेकर तैयार बैठी है। उन्होंने बताया कि वह किसी पद के लालच में नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। प्रभावित होकर उसके कार्य को देखकर ये आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। एक बात बता दूं कि इनकी ज्वाइनिंग तो नई है परंतु इनके कार्य पार्टी के प्रति बड़े पुराने हैं। 2014 की मेंबरशिप है इनके पास और चीज़ मैंने देखी है। इनकी ज्वाइनिंग है। मेरे साथ हैं नवनियुक्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणदीप राणा जी। ये हमारे संजीव मेहता जी विधानसभा के अध्यक्ष। ये हमारे विशाल प्रोफेसर जी और कृष्ण जी उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के। और सबसे पहले हम इनकी ज्वाइन कराते हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन यमुनानगर ने प्रेस वार्ता कर जिले के सभी स्कूलों द्वारा लिए जा रहे वार्षिक शुल्क, बढ़ी हुई फीस, प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें, यूनिफॉर्म आदि के बारे में अभिभावकों को जागरूक किया। एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि पिछले 2 सालों से अथक प्रयासों से जिला यमुनानगर में सभी निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों को वार्षिक शुल्क, डेवलपमेंट चार्जेस और अन्य चार्जेस से बचा पाई है। अब किसी भी अभिभावक को डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देना होगा। यदि कोई स्कूल नियमों के विरुद्ध अभिभावकों से ज्यादा फीस या शुल्क लेता हुआ पाया जाता है तो शिकायत के आने पर उक्त स्कूल पर जिलाधिकारी, जिला आयुक्त, मंडल आयुक्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर उसके फॉर्म 6 में उसने नहीं भरा है तो वो नहीं ले सकता है। जिसने भरा है वो ले सकता है। जिसने भरा है वो ले सकता है फिलहाल। और अभी तक इसमें से 3 ही स्कूल ऐसे हैं जिनका भी पता चला है कि उनके मैच नहीं कर रहे हैं। फॉर्म 6 है जो वो मैच नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण डेवलपमेंट चार्जेस वो नहीं ले सकते। मुगनलाल स्कूल, सरोजनी कॉलोनी, मॉल टाउन, स्वामी विवेकानंद स्कूल हुड्डा, एसडी पब्लिक स्कूल जगाधरी, ये 3 स्कूल हुए हैं। बाकी के स्कूलों के ऊपर जैसे भी जांच होगी वो आगे चलता रहेगा। फिलहाल इन 3 स्कूलों के कारण 9000 पेरेंट्स को बेनिफिट मिला है, उससे हम बहुत खुश हैं। पूरा पेरेंट्स एसोसिएशन बहुत। आपको लगता है कि ये ऑर्डर मानेंगे ये लोग? कमिश्नर का ऑर्डर है, अगर ये भी नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट ऑर्डर, अगर ये कमिश्नर का ऑर्डर भी नहीं मानते तो ऑफकोर्स अगर हाई कोर्ट ने ही कमिश्नर मैम को ऑथराइज किया था कि इस इशू को रिजॉल्व करवाया जाए, इसको खत्म करा जाए, क्योंकि ये पूरे हरियाणा से जा रही थी ये कंप्लेंट। वो लास्ट टाइम कुरुक्षेत्र में इसको रिजॉल्व करवा कर आए थे। नेक्स्ट हमारा यमुनानगर का था और जिसके कारण इसमें हमें बेनिफिट मिला है। और ये उन सारे पेरेंट्स की जीत है जो पेरेंट्स काफ़ी समय से हमारे साथ लगे हुए हैं। और जिन पेरेंट्स को लगता है कि उनके एनुअल चार्जेस उनके फॉर्म 6 में लिखे हुए थे और उनको कोई रियायत नहीं मिल पाई है, मैं उनसे कह रहा हूं कि प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग भी इस निर्णय से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। हम अपनी एक इंटरनल मीटिंग करेंगे और आगे स्कूलों के खिलाफ क्या एक्शन लेना है या उनकी शिकायत कहाँ करनी है उस पर हम काम करते रहेंगे। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर
फैसला इतनी जल्दी नहीं आता। उसके लिए 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से पेरेंट्स की इंक्वायरी आ रही है कि अरे सर फ़ायदा क्या हुआ, फीस तो माफ़ नहीं हुई, फीस तो पूरी देनी पड़ी। हमारा है कि हम संघर्ष करते रहेंगे और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हो सकता है कि शायद हमारे बच्चों के लिए ना मिले, हो सकता है 10 साल लग जाए, लेकिन शायद आने वाली अगली जनरेशन के लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था की हम कामना करते हैं। और हमारी जो पेरेंट एसोसिएशन है उसका मिशन और विज़न मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ। विज़न हमारा यही रहेगा कि शिक्षा व्यवस्था को व्यापारीकरण से रोकना है। नॉर्दर्न रेलवे जीएम आशुतोष कंगर, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर आर.के. संगर व सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष द्वारा कालका वर्कशॉप का वार्षिक निरीक्षण किया गया। कालका वर्कशॉप में कालका शिमला व कांगड़ा सेक्शन पर चलने वाली छोटी लाइन के सवारी माल डिब्बों के व रेल मोटर कार की पीओच के साथ साथ रेल कल पुर्जों की ढलाई का काम भी किया जाता है। जीएम द्वारा इन सब का निरीक्षण किया गया। मुख्य कारखाना प्रबंधक सुधांश पवार ने बताया कि कालका वर्कशॉप द्वारा पुराने कोचों की इसी वर्कशॉप में कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा अपग्रेड किया जाता है। इसमें ध्यान रखा जाता है कि यात्रियों को इसमें किसी प्रकार की सुविधा ज्यादा से ज्यादा दी जा सके। हमारा उद्देश्य है कि कालका शिमला ट्रैक पर ज्यादा से ज्यादा सैलानियों की संख्या बढ़े। साथ ही उन्होंने रेलवे द्वारा हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। जीएम द्वारा नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन, ST/SC व OBC यूनियन के साथ मीटिंग की, तभी सभी ने जीएम के सामने कर्मचारियों की समस्याएं रखी। जीएम द्वारा सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का भी आश्वासन दिया गया। आज कालका वर्कशॉप का इंस्पेक्शन है। इसमें कालका वर्कशॉप मीटर गेज नैरो गेज सेक्शन जो उत्तर रेलवे के हैं, कालका शिमला और दूसरा है कांगड़ा वैली सेक्शन, इन दोनों को रोलिंग स्टॉक मेंटेनेंस के द्वारा सपोर्ट करती हैं। और अभी कपूरथला से एक नए रोलिंग स्टॉक बन के आएंगे, उसके लिए बोगी का कार्य भी ये कर रही है, तो उसके लिए भी ये, और उसके साथ साथ एक नया वर्क वैगन मैन्युफैक्चर का भी इन लोगों ने अभी प्रारंभ किया है। तो ये महत्वपूर्ण वर्क है, इनको देखने के लिए यहाँ पे आना हुआ। देखिए, ट्रेन्स जो रिस्टोरेशन का इशू है उसमें हम लोग पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास पहुंचती हैं कि विभिन्न माध्यमों से, जैसे कुछ मंडल के द्वारा आती हैं, कुछ सीधे माननीय सांसद लोगों के द्वारा आती हैं, उनको हम लोग रेलवे बोर्ड भेज देते हैं और जैसे ही वहाँ से हमें अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद हम उसको संचालन करते हैं। ये स्पेसिफिक जो आप ट्रेन बता रहे हैं इसको हम लोग जांच करवा लेते हैं और कोचेस को डिसकंटिन्यू करने के लिए सर्विसेज बंद हुई है। अच्छा, इसके पीछे एक ही रीजन है। अच्छा, LHB कोचेस में स्लिप कोचेस का प्रावधान नहीं है, तो इसलिए स्लिप कोचेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं और अटैचिंग में दिक्कत आती है रोड साइड स्टेशंस पे, सेफ्टी इशू तो दिखवा लेंगे। लेकिन अमृतसर जा रही है पश्चिम एक्सप्रेस, अमृतसर से ही चली आती है। 24 कोच की गाड़ी यहाँ से चलाने के लिए 16 कोच की गाड़ी चलानी पड़ती है, 8 कोचेस कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। तो आप मतलब 33% कैपेसिटी पे गाड़ी, 66% कैपेसिटी पे गाड़ी चलाते हैं। वैकेंसी नहीं है यहाँ पे, कंस्ट्रेंट है यार्ड का, प्लेटफार्म का, जो पीछे एक्सटेंशन नहीं हो सकती। जैसे देहरादून है, कालका का भी ऐसे 16 या 17 कोच से ज़्यादा यहाँ से चल नहीं सकती गाड़ी, तो इसलिए सिर्फ शताब्दी गाड़ियाँ हमने चलाई हुई हैं या पैसेंजर गाड़ी चला के कालका से लोगों को चंडीगढ़ में कनेक्ट करवा देते हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।